सो आज हम लोग जैसे कि पिछले कुछ सत्रों में हमने प्रकृति को लेकर काफी सारा डिस्कशन किया है। आज के इस गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बताइए, हमने कल सब कुछ खा लिया, आपके लिए कुछ बचा नहीं है। दो सेशंस हमारे मैम खाने मैं को थोड़ी लेकर हो गए थे, इंटरेस्टिंग थे। लाइक सभी ओ प्रकृति में जैसे महिलाओं के लिए ज्यादातर जरूरी है। आप खाना बनाती है घर में खुद से? हाँ कुसुम, जी मैम। बनाती है ना खुद से खाना? जी मैम, आपकी आवाज चली गई थी मैम। हाँ, खाना बनाती है ना आप खुद के लिए? हेलो, अभी आ रही क्या? खाना बनाती है ना आप खुद से? जी मैम। हाँ खुद फिर ठीक है। आपने अपनी से प्रकृति के हिसाब से बनाती कभी हूँ मैं। खाना जी बनाया है? मैम खुद नहीं मैम, मैं खुद से ही खाना बनाती हूँ। नहीं, लेकिन प्रकृति के हिसाब से आपने कभी खाना बनाया है क्या? लाइक आपके घर वालों के हिसाब से, जैसे अभी। नहीं मैम, नहीं। क्यों? मैम मतलब कोशिश की है मैंने, बट बहुत ज्यादा नहीं समझता है कि मतलब किस प्रकृति के पर्सन के लिए हमें किस तरह बिल्कुल, की यही तो, चीजें बिल्कुल। जो जर्नल आहार इससे के नियम बताए हैं और आहार के बारे में जो चीजें बताई है मैम, वो मैं जरूर फॉलो करने की कोशिश करती बिल्कुल बिल्कुल। तो आज से आप सभी लोगों से हूँ। ये रिक्वेस्ट है कि ये प्रकृति का सेशन आपने पढ़ा है, सीखा है, तो आज से सभी लोग अपने अपने लिए अपने हाथों से अपनी प्रकृति के हिसाब से खाना बनाएंगे। डॉक्टर आनंद, आप भी? मैम ये तो दिक्कत है। जी 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 मैम। क्यों, क्या दिक्कत है? खाना वाना बनाना नहीं होता, चाय बना सकता हूँ, खाना नहीं बनेगा। क्यों? देखिए, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सही मायने में अपने हाथ से अपने लिए खाना बनाने के लिए या फिर घर वालों के लिए खाना बनाना, जो कि हमने पहले ही सत्र में देखा था, जिसमें प्राण बसे है, प्यार बसा है, तो ये सात्विक बन जाता है। यहाँ पर स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, बट ज्यादातर जो होटल्स होते हैं वहां पर पुरुष ही सारा, मतलब एक इस पे देखेंगे एज ए प्रोफेशन, तो बिल्कुल यहाँ पे स्त्री पुरुष ऐसी कुछ जी भावना नहीं होती खाना बनाने के लिए। तो कोई भी बना सकता है, बिल्कुल। और पुरुष काफी अच्छे से खाना बना भी लेते हैं, जैसे हमने देखा है, अलग टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग खाना तो बना देते हैं, जैसे घर में बच्चे हैं, कुछ वृद्ध व्यक्ति है, चाचा नानी दादी है, तो उनके लिए थोड़ा सा हम लोग लाइक उनके हिसाब से थोड़ा पतला वाला, थोड़ा सॉफ्ट वाला खाना तो बना देते हैं। बट कभी आपने सोचा है कि हाँ, तो जैसे कि एक मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने भी कभी अपने लिए खुद से कि लाइक कि मेरी प्रकृति है, तो मुझे, हाँ ठीक है, हम लोग जैसे कुसुम ने बताया कि हम लोग थोड़ा परहेज कर लेते हैं खान पान को लेकर, कि ये नहीं खाना, ये जब इससे पित्त बढ़ता है, इससे कुछ ये होता है, इस हिसाब से तो हम लोग कर लेते हैं। बट सही मायने में देखेंगे तो हमारा उद्देश्य ये है कि बिल्कुल आपको अपनी प्रकृति के हिसाब से खाना बनाना चाहिए घर में, अलग अलग लोगों के लिए, और इसी हिसाब से अगर आप खाएंगे तो सोचिए, हम कितना भी बड़े बड़े भाषण दें, हम कितना भी पढ़े, कितना भी चिकित्सा करें, बट एक्चुअली देखा जाए तो अन्नमय प्राण, प्राण ये हमारे अन्न से ही बने हैं। तो हमने बस थोड़ा सा हमारे खान पान में बदलाव ला दिया। अब एक महीना भर इसको फॉलो कीजिए, मुझे नहीं लगता कि किसी कोई ऐसी व्यक्ति होगा कि जिसको कुछ परिवर्तन नहीं मिला। आज बड़े बड़े फेसबुक खोल दिया तो बड़े बड़े प्लान्स आते हैं वेट लॉस के लिए, डिटॉक्स, ये वो, ये काढ़ा पियो, वो जूस पियो, ये इतना सारा, मुझे लगता है ये एक अलग ही एक मार्केट बन चुका है, बिजनेस इंडस्ट्री बन चुकी है डाइट को लेकर। बट सही मायने में कितने छोटे सिंपल वाले रूल है, जिसको हमने देखा कि वात को, पित्त को, कफ को किस प्रकार से उसको फॉलो करना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि कोई भी हम लोग घर में कोई भी सब्जी लाए, अनाज लाए, तो इसको हमें
त्रिदोष के प्रकृति के हिसाब से सोचना चाहिए, ताकि आगे चलकर हमें पता है मूंग दाल अच्छी होती है सबके लिए, तुअर से पित्त बढ़ता है, इतने तक ही हमारी सीमा पर है, मतलब इतने तक ही हम सीमित है। इसके आगे जाकर हर फल में एप्पल से क्या होगा, बनाना से क्या होगा, कौन सी दालों में क्या छुपा है, कौन सी सब्जी में कौन से दोष छुपे हैं, इसको लेकर जैसे कि ग्रंथों में दोष प्रकोपक हेतुओं के बारे में वर्णन किया है। जैसे वात प्रकोपक आहार में रस द्रव गुण वीर्य विपाक के हिसाब से भी वर्णन आ चुका है, बट इसको कहीं जाकर हमें और थोड़ा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। इसलिए आहार के बारे में तो हमने पिछले 2 सत्रों में चर्चा की है, बट कल हमने कुछ अलग अलग खाद्य पदार्थों के गुणधर्मों को भी देखना शुरू किया था। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि कुछ व्यंजन जो हम अपने रूटीन में ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, इन व्यंजनों के या इन पदार्थों के गुणधर्म क्या होते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए सबसे पहला इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, जब बच्चा मतलब जन्म लेता है तो सबसे पहले तो उसे मिल्क दूध ही पिलाया जाता है। तो दूध के गुणधर्म क्या है, दूध को लेकर भी एक प्रवाह है। जैसे कि दूध तो बड़ा ही आयुर्वेद में या कई सारे शास्त्रों में भी दूध की महत्ता को बहुत बड़ा ही माना है। बट एक तरफ ये भी एक प्रवाह मैंने बीच में सुना पढ़ा था कि दूध ये हम प्राणियों से मिलाते हैं, प्राणियों से निकालते हैं। तो ये प्राणियों, जिस प्राणी से ये निकालते हैं उस प्राणी के बच्चे का, बछड़े का उस पे अधिकार है। तो इस दूध को हम लोग मनुष्य प्राणी क्यों पीते हैं, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक प्रवाह चल रहा है कि प्राणियों के दूध को हम उसके बच्चों के लिए ही छोड़ना क्यों दे, क्यों हम प्राणी के सभी पदार्थों का उपयोग करें। और एक तरफ ये है कि पंचगव्य को लेकर भी काफी सारा रिसर्च चल रहा है, जिसमें पंचगव्य के गुणधर्म जो कि मनुष्य जीवन में बहुत ही लाभदायी है, फिर वो घृत हो, दूध हो, छाछ को तक्रम शक्र से दुर्लभम, इतनी महत्ता छाछ में, यानी जो इंद्र राजा को भी दुर्लभ है वो मनुष्य को हमें पृथ्वी पर मिल जाता है। इस प्रकार से आयुर्वेद में तक्र को दूध से ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है तक्र को। तो ये तक्र या जो भी चीजें हैं, इनको किस मात्रा में, किस दोष के लिए, किस प्रकृति के लिए इसको खाना पीना उचित है, इसको लेकर आगे हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले दूध की बात। दूध तो जैसे पित्त प्रकृति को दूध से भी विवेचन होता है, दूध तो सभी प्रकृति के लिए चलता है, बट दूध ये गुरु और मधुर है, तो इसीलिए कफ प्रकृति इसका कम ही प्रयोग करे। अगर करना भी हो तो इसमें थोड़े मसाले, जैसे मसाला दूध बनता है, अलग अलग मसाले इसमें डाले, फिर दालचीनी या जैसे कि वेलची, इलायची, कार्डिमोम डाल सकते, ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। तो ये दूध मतलब पी सकते हैं। जैसे कोरोना पैंडेमिक काल में भी हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क का काफी बोलबाला था, और आज भी गोल्डन मिल्क मिलने लगा है बाहर भी, जैसे चाय कॉफी मिलती है वैसे ही। तो ये हल्दी जो एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, तो कई सारे प्रॉपर्टीज इसमें है। और दूध भी बहुत अनेक सारे मिनरल से बना है। आयुर्वेद में 8 प्रकार के दूधों का वर्णन किया है। इसमें कुछ बकरी का दूध के बारे में हमेशा से, जब मैं दैनिक का सेशन हम लोग करते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसमें भी बकरी के दूध का खास सेवन बताया है, जो शुक्र धातु की वृद्धि करता है। कई सारे कल्पों में बकरी का दूध ये अनुपान के तौर पर बताया है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हर एक प्राणी के दूध का अलग गुणधर्म है। मानुषम पयः सर्वश्रेष्ठ, मनुष्य का पय यानी दूध ये सबसे श्रेष्ठ बताया है। तो बिल्कुल, और मानुष दुग्ध का चिकित्सा में भी कई बार प्रयोग किया जाता है। दूध यह एक अनुपान के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। सो हॉट मिल्क विद जिंजर, ये कफ के लिए होगा, वात के लिए तो बेस्ट है। जैसे हमने पढ़ा था कि वात प्रकृति की व्यक्ति डेली उसके डाइट पैटर्न में दूध का जरूर इस्तेमाल करे, क्योंकि दूध से उनमें लाइक वातशमन भी होगा, पुष्टि मिलेगी, जो धातु का उपचय होता है वो उपचय कराने के लिए भी ये बेस्ट होगा। पित्त के लिए भी दूध बहुत अच्छा है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब उनमें एसिडिटी होती है, पित्त बढ़ जाता है, तो वो ठंडा दूध पीते हैं। वैसे तो आयुर्वेद ने फ्रिज या ठंडे पदार्थों का निषेध ही किया है, बट स्टिल आप नॉर्मल टेम्परेचर का दूध पी सकते हैं पित्त प्रकृति की व्यक्ति, क्योंकि उनको भी नरिशमेंट की जरूरत होती है। तो हॉट मिल्क विद कार्डिमम पित्त शमन, कफ इंक्रीज करेगा। हॉट मिल्क विद नटमक, जायफल, ये कफ के लिए अच्छा होगा, वात के लिए भी अच्छा होगा। चाय जब हम दूध की बनाते हैं तो दूध की चाय जो बिल्कुल मुझे लगता है चाय को लेकर तो काफी बवाल भी है, चाय को लेकर मत प्रवाह है। चाय तो सबसे पसंदीदा चीज है। चाय एक पेय है जो थोड़ा स्टिमुलेट के रूप में भी काम करता है, बट वात प्रकृति को वैसे कषाय गुणधर्म इसमें होते तो ज्यादा मात्रा में, बहुत ब्लैक टी टाइप की जो है ना, ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी का बहुत ज्यादा आजकल प्रचलन है, उस सभी को वात पित्त को कम पीना चाहिए। कफ के लिए चाय चलेगी।
बट मैंने देखा है, माय ऑब्जर्वेशन, कि वात प्रकृति के लोगों को गर्म चीजें पसंद आती है, तो चाय भी उनको पसंद है, बट चाय से शरीर में कुछ मिलेगा नहीं, तो क्योंकि उनके शरीर को पोषण की जरूरत होती है हमेशा, तो इसीलिए उनको चाय में ज्यादा रुचि ना रखे तो बेहतर होगा। अगर आप हेल्दी है तो 1 से 2 कप चाय पी सकते हैं, चाय से बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होता, बट जैसे कि चाय के साथ-साथ बहुत बार मैंने देखा, कुछ रुग्ण या कुछ फ्रेंड्स भी बताते हैं कि जब भूख लगती है, हॉस्टल में जब रहते हैं हम लोग, तो भूख लगती है तो चाय ही पी जाती है। कुछ मिलता नहीं, जल्दी से चाय अवेलेबल हो जाती है तो चाय की आदत लग जाती है। तो इस प्रकार से चाय को एक इसके रूप में भी, लंघन के रूप में भी पिया जाता है कि वेट लॉस हो, इसके लिए भी चाय पीने का प्रचलन है। सो जिंजर टी जो कि कफवात के लिए अच्छी है, अदरक तो बिल्कुल, बट ये थोड़ा पित्त को बढ़ा सकता है। इसमें सिनामोम जो है वो रिड्यूस करेगा वात कफ को। मिंट टी अच्छी है पित्त को। लेमन ग्रास टी की इतने सारे वैरायटी अवेलेबल है आजकल, तो टी में बर्फ डालकर भी आइस टी वगैरह अलग अलग प्रकार की टी अवेलेबल है। आप अपने इसके हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। बस कोई भी पेय पदार्थ हो, टी हो, कॉफी हो, उसका प्रमाण हमें कम रखना है। आगे चलते हैं। हमारे स्नैक्स का या खान पान का एक अहम हिस्सा है रोटी, चपाती या फिर स्नैक्स, जो नाश्ते के तौर पर में हम प्रयोग करते हैं। इसमें कई सारे व्यंजन बनते हैं अलग अलग प्रांतों में, बट कुछ व्यंजन जो है वो कॉमन है, जैसे कि पूरी है, शीरा है, सेमोलिना, स्वीट सेमोलिना। सो इट्स रियली गुड फॉर वात पित्ता एंड बट इट इंक्रीजेस द कफ दोषा। तो वात पित्त प्रकृति को हमेशा कुछ मीठा हो जाए, जैसे हम बोलते हैं ना, तो मीठा उनको बिल्कुल खाना चाहिए, बस अपने वय को, अपने काम के पैटर्न को, वजन को देखते हुए। बट वैसे तो वात में वजन बढ़ने की टेंडेंसी नहीं होती ज्यादा, पित्त में भी नहीं होती है, कफ में हो सकती है। इसलिए कफ प्रकृति के व्यक्ति को थोड़ा कम शुगर वाला खाए वो अच्छा रहेगा। उनको नेचुरल शुगर रिसोर्सेस यूज करना चाहिए, जैसे गुड़ वगैरह है, वो भी पुराना गुड़ डालेंगे कफ के लोग तो उनके लिए बेहतर होगा। उपमा, ये वात कफ के लिए अच्छा होगा, बट जैसे उपमा बनाते समय हम लोग हरी मिर्च का प्रयोग करते हैं, तो ये पित्त बढ़ा सकते हैं। कि कोई भी व्यंजन आप बनाते कैसे हो, इसके ऊपर भी गुण बदलते हैं। जैसे पोहा, पोहा हम नाश्ते में प्रयोग में लाते हैं, महाराष्ट्र में पोहा बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाता है। पूरी मतलब एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, महाराष्ट्र में हर तीसरे दिन घर में पोहा नाश्ते के लिए बनता है। जैसे साउथ में इडली का ज्यादा प्रचलन होता है, साउथ इंडियन डिशेस का, वैसे बट पोहा बनाने के लिए भी आप ज्यादा उसमें ग्राउंड नट्स या मिर्ची या ऐसे मसालों का प्रयोग ज्यादा करते हो, तो वो थोड़े मसालेदार बन जाते हैं, तो बिल्कुल वो पित्त को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी व्यंजन बनाने का जो कल हमने पढ़ा था, उसको बनाते कैसे है, उसके हिसाब से भी उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे हमने स्प्राउट्स को देखा था कि स्प्राउट्स को उबालना अच्छा रहता है, जो कि वो लघु बन जाते हैं और पचाने में, खाने में, चबाने में भी हल्के बन जाते हैं। तो पोहा, राइस फ्लेक्स, गुड फॉर वात कफा बट इट इंक्रीजेस ड्यू टू द स्पाइसेस। पराठा, इट्स गुड फॉर वात पित्त। पराठा किसी भी, जैसे मतलब आलू का पराठा ज्यादा चलता है, तो आलू का पराठा, आलू तो कफ को बढ़ा देगा, बट अगर आप जैसे कैबेज है या बाकी जैसे मेथी के भी पराठे बनते हैं, या फिर सिंपल आप जीरा धनिया का भी पराठा, पालक का पराठा बनता है, तो ये वात पित्त के लिए तो पराठा बेस्ट है, क्योंकि नरिशमेंट देगा ये। जैसे इसको खाने के लिए हम लोग घी डालते हैं, बटर लगाकर खाते हैं पराठा को, तो ये चलता है। कई जगह पे जैसे हिमाचल में, कश्मीर में, उधर भी पराठा दही के साथ खाने का ज्यादा प्रचलन है। बट दही को लेकर भी हम बात करेंगे निश्चित रूप से, कैसे दही को लेकर भी बहुत बार कुछ द्विधा स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्वीट पूरी, जो कि मीठी पूरी, रेड गोल्ड वगैरह जो लौकी होती है ना, उसकी बनती है, जो पित्तवात के लिए अच्छी है बट कफ को बढ़ा देगी। स्पाइसी पूरी कफ के लिए अच्छी है बट पित्त को बढ़ा देगी। टोमेटो पूरी जो कि वातशमन करेगी बट पित्त या कफ को बढ़ा सकती है। प्लेन पूरी जो हम लोग बटाटा सब्जी के साथ या छोले के साथ भी पूरी खाई जाती है, तो प्लेन पूरी ये मतलब तला हुआ थोड़ा सा वात को चलेगा, पित्त को तला हुआ नहीं चलेगा और कफ को भी नहीं चलेगा। बट वात कैन टेक, मतलब जो भी ऑयली फैटी है वो वात ले सकते हैं। लड्डू, हमने लड्डू के बारे में विस्तारित रूप से चर्चा की थी। कोई भी लड्डू हो, जैसे लड्डू ज्यादातर दालों या सेरेल्स या फिर अनाज से बनते हैं, फिर वो गेहूं हो या फिर उड़द ला। ठंडे के दिनों में तो लड्डू का एक अलग मजा होता है। जैसे यहाँ पर, आपके यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के लड्डू बनते होंगे। अब बताइए कुछ नाम। कुसुम जी, आपने कौन से लड्डू बनाए हैं? हेलो मैम। हाँ बताइए।
मैम मैंने तो नहीं बनाए, बट मेरे यहाँ पे जो ज्यादा मैम चलते हैं, जैसे अभी सर्दी के मौसम में मैम तिल के लड्डू चलते हैं, हाँ और जो मैम गोंद जो रहता है उसके लड्डू चलते हैं हाँ मैम, जो सूता में देते हैं ना, डिंक जिसको महाराष्ट्र में बोलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, गोंद के लड्डू चलते जी, हैं, हमारे तो यहाँ तो मैम बन वो चुके। जनरली, जी हाँ जनरली मैम वो चलते हैं। और बाकी तो मैम यही कि गाजर का वो गाजर पाक वगैरह ये सब बनता है, तो हमारे यहाँ पे तो हाँ मैम इतना ही कोमल बनता है। बिल्कुल। नेहा जी हाँ, आप? और बाकी मेरे घर में स्पेशली मैम मेरी मम्मी जो अपनी ये रहती है मैम, जो व्हाइट वाला ये है भेद है मैम, व्हाइट हाँ पेपर, उसके भी हाँ मेरी मम्मी लड्डू बनाती है गाय के घी में। अच्छा वो मैम अच्छा नेत्र के लिए अच्छा रहता है, नेत्र बताया है उसको। जी अच्छा, जी मैम। वेरी नाइस। नेहा जी, आनंद जी आप बताइए। सृष्टि? और मैम तो लड्डू ही वैसे मैम पसंद नहीं अलग है, से, हाँ हाँ, लड्डू ही पसंद नहीं है। बनते कौन से हैं, लेकिन पसंद नहीं तो ठीक ग्राउंडनट है। लड्डू बनते हैं मैम, हाँ गुरुदेव बिल्कुल। फेस्टिवल। यस मैम यस। वैसे तो घर में मोस्टली बनाते हैं, जैसे वो क्या बोलते हैं, हमारे भाषा में तो ऐसे बोलते हैं जमावना, लेकिन अच्छा उसमें उसमें वो गोंद होता है, बेसन होता है, दाल होती है, हाँ ऐसा हाँ करके हाँ, मिक्सचर करके वो वो बनाते गुजरात हैं। में भी कुछ अच्छा सा बनता है, उसका उंदिया या ऐसे कुछ, वो मतलब बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक भी रहता है, ऐसे ही लड्डू जी टाइप जी, का ही रहता है। जैसे जैसे वो ढाका सर ने डाला हुआ है ना, हाँ यस यस। सेम वैसी रेसिपी वाले बनाते हैं, लेकिन यस वो यस। एक भी नहीं खा पाते। अच्छा, सेव लड्डू कैसे, मुझे नहीं पता, नेहा बताइए। मैम जो स्पाइस रहता है ना, सेव, हाँ जाड़े वाले, हाँ। उसको हनी के साथ या फिर गुड़ के साथ ये करके, जैसे जिस तरह ग्राउंडनट का बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से। अरे मैं तो कभी नहीं सुना मैंने सेव के जी, लड्डू तो हमारे भाई, गांव मैंने। में मैंने भी नहीं काफी बार सुना। बनते हैं मैम, मतलब अच्छा। छोटे वाले मैं भी पत्ते मैम वाले सेव का भी फर्स्ट टाइम और फर्स्ट जाड़े टाइम वाले सुन भी। रही हूँ। हाँ क्योंकि सेव तो उधर नागपुर में बहुत चलती है, सेव मरियम हाँ की मैम बहुत नजदीक। चलती है। जी और सेव की सब्जी खाई जाती है मध्य हाँ प्रदेश सेव में, की सब्जी बट तो लड्डू, सोलह, हाँ लड्डू हमारे, पहली बार सुन रही हूँ मैं। जी, नहीं मैं हमारे फोटो सोलापुर भेज दूंगी की कभी, ग्रुप में सब्जी, होगा घर पे तो। सेव की सब्जी सोलापुर वाली हमारी फेमस है, क्योंकि सोलापुर में बहुत ज्यादा फली का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक ग्राउंडनट की चटनी और रोटी और ये सेव की सब्जी वगैरह बहुत चलती है यहाँ पर। वो लोग क्रिस्पी एंड इतना, मीठा ऐसे थोड़ा टेस्ट आता है उसका। अच्छा ये इतनी वैरायटी हमने रखी है, फिर सेव के लड्डू अभी डालने पड़ेंगे फिर। लेकिन खासकर बहुत सारी चीजों के लड्डू बनते हैं, बिल्कुल व्हीट फ्लोर लड्डू बिल्कुल, काफी अच्छे होते हैं, टेस्ट भी होते हैं। कुरमुरे लड्डू भी होते हैं मैम। हाँ मुरमुरे फुटाने कुरमुरे, की लड्डू होते हैं। यस। बिल्कुल। और बाकी तो जैसे दिवाली के समय में तो बनते ही, खोबरे के लड्डू अच्छे पौष्टिक है, जो वात पित्त के लिए अच्छे है, फिर तिल के लड्डू तो पित्त के लिए तिल प्रकोप करेगा, बट कफ का और वात का, जैसे संक्रांति के समय में जी, राइस लड्डू इज ऑल्सो गुड फॉर वात पित्त, बट कफ बढ़ा देंगे, लड्डू कोई भी हो कफ थोड़ा बढ़ा देगा, तो कफ प्रकृति को तो थोड़ा ज्यादा परहेज करना पड़ता है जिंदगी में। आई कफ थिंक मैम प्रकृति, कुरमुरे लड्डू चल सकते हैं फिर इस कुरमुरे केस लड्डू, में। बट गुड़ राइस, डालकर खाइए, गुड़ हाँ डालकर, गुड़ शुगर नहीं। डालकर, बिल्कुल। हाँ तो कोई भी लड्डू बनाने के लिए कफ प्रकृति गुड़ का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैम जिनको वेट वेट गेन की टेंडेंसी रहती है, उनको तो लड्डू से दूर ही रहना पड़ता है। मेरी भी हनी बहुत यूज है। कर सकते हैं ना मैम, कुसुम मैम। यस या यस, हनी, यस। या या और मैम, बट बाइंडर हनी में के लिए अपन हनी उसको यूज कर बनाएंगे सकते कैसे? हनी में तो नहीं बना पाएंगे ना ऐसे तो। हैं। नहीं, बाइंडिंग के लिए, मतलब जब अच्छा, आपका बेसन बाइंडिंग के के लिए, ओके। हाँ बाइंडिंग जी, के लिए, या बाइंडिंग के लिए या आप हनी या यूज कर सकते इसीलिए राइट। मैं क्या सोचती हूँ ना कि कभी कभी जैसे अभी डिंग का लड्डू बनाते हैं हम लोग, गोंद के लड्डू महाराष्ट्र में, तो नेहा को पता है कि जी हम लोग मैम। उसको कभी बनाते नहीं, लाइक कंसिस्टेंसी तो हम खुला छोड़ देते, पाउडर टाइप में हैं। बना देते बिल्कुल, उसको, ताकि मतलब शुगर कम भी चल सकती है, जिनको शुगर नहीं खाने की ना, तो मतलब कम शुगर वाले भी ऐसे ही पाउडर बनाकर फिर चमचे से उसको खाओ, लड्डू बनाने का झंझट भी नहीं और सिंपल भी हो जाता है वो। ऐसे जैसे प्रसूति अवस्था में भी देते हैं ना अलग अलग प्रकार के लड्डू, तो इस प्रकार से लड्डू तो बेस्ट ही है। और खासकर हलीव के लड्डू बनते हैं, मेथी के लड्डू बनते हैं, उड़द के लड्डू भी हमारे यहाँ बनते हैं, जो खासकर मतलब शुक्र क्षय में दिए जाते हैं, और फिर प्रसूतास्त्री में स्तन्य प्रवर्तन के लिए, स्तन्य बढ़ाने के लिए भी बहुत ही अच्छा है ये। सुतिकावस्था में तो लड्डू खाने ही चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से जो धातु क्षय होता है ना, तो वो भले ही कोई भी प्रकृति की स्त्री हो, कफ की भी हो, तो उसमें सुतिकावस्था में तो देना ही देना है आपको। इसके साथ फिर पकोड़ा, पकोड़ा तो मुझे लगता है पकोड़ा हर जगह अलग अलग प्रकार के बनते हैं, जो कि कफ को बढ़ा देंगे, पित्त को बढ़ा देंगे, बट वात प्रकृति के व्यक्ति, देखिए कफ प्रकृति बहुत श्रेष्ठ है,
उनका बल अच्छा है, बट कफ प्रकृति को बहुत ज्यादा परहेज की ये पड़ती है, मतलब जरूरत ज्यादा पड़ती है। लाइक ये मत खाओ, ठंडा मत खाओ, पानी का नहीं, एसी का नहीं, मीठा नहीं खाना है। और वात को तो सब कुछ चलता है, बट थोड़ा ठंडा नहीं चलेगा। बट खान पीने में तो वात प्रकृति बेस्ट है, उनको वेट गेन की समस्या नहीं होती, वेट गेन की टेंशन भी नहीं होती, भरपूर खा पी सकते हैं, तला भना कुछ भी। ओनियन पकोड़ा जो कि कफों को बढ़ा देगा, पोटैटो का पकोड़ा बनता है, ब्रिंजाल का, सर हर एक सब्जी का आप पकोड़ा के रूप में इसको बना सकते हैं। सो कॉलीफ्लावर का है, स्पिनाच का है, जो कि कफों को बढ़ा देगा। चीज पकोड़ा बनता है, पनीर पकोड़ा बनता है। तो ये सभी जैसे कि कॉलीफ्लावर का पकोड़ा तीनों दोषों को बढ़ाने वाला होगा। जो मंचूरियन में हम लोग कॉलीफ्लावर मतलब पकोड़ा तो नहीं होगा, बट मंचूरियन यानी इसका मतलब मंचूरियन में तीनों दोषों को बढ़ाने वाला होगा। फिर साउथ इंडियन डिशेस की तरफ चलते हैं, जहाँ इडली, तो आयुर्वेद में तो ये लाइक बहुत ही ज्यादा फर्मेंटेड फूड का ये किया है। बट जैसे मैंने ऑब्जर्व किया, साउथ में जो इडली लोग रोज खाते हैं ना, वो उसको फर्मेंट नहीं करते, बस 2-3 घंटे उसको भिगो दिया दाल चावल को, फिर मिक्सी से निकाल दिया, उसका घोल वो तुरंत फ्रिज में रख देते हैं, या फिर जैसे रोज के रोज ताजा बना देते हैं। बट उसको ये नहीं करते, ज्यादा फर्मेंट नहीं करते। जैसे महाराष्ट्र में हमने देखा कि ज्यादा फर्मेंटेशन प्रोसेस उस पर की जाती है, तो शायद ही पित्त बढ़ता है। बट जैसे मैंने कल भी बताया था कि वहां पर तो पेशेंट्स के लिए भी इडली प्रिफर की जाती है, कि जैसे हम पेशेंट्स को मतलब आफ्टर सर्जरी ये करते हैं ना, तो वहां पर हम लोग चाय बिस्किट, पहले दूध बिस्किट, फिर थोड़ा पतला चावल, पतली मूंग की दाल, ऐसे कुछ शुरू करते। बट वहां पर तो लाइक इडली ही बोल देते हैं डायरेक्ट नाश्ते में। तो बट आयुर्वेद के हिसाब से तो इडली इष्टम विदा ही है, फिर भी दी जाती है निश्चित रूप से, तो ये पित्त को बढ़ा देती है। मैम हाँ मैं कुछ बोलूं क्या, एक चीज? हाँ मैम बिल्कुल। मुझे ना मुझे हमेशा एक चीज समझ में नहीं आती कि मैंने मैम एलोपैथिक हॉस्पिटल में भी जॉब किया है, और आप भी जैसे अभी बता रहे थे मैम, जो पोस्ट ऑप पेशेंट को जब वो नील ऑरल रखते हैं और आफ्टर दैट जब वो नील ऑरल को ब्रेक करते हैं, तो सबसे पहले मैम वो चाय और बिस्किट खाने को बोलते हैं। तो मैम वो मुझे समझ नहीं आता कि मतलब वो हमने तो नील ऑरल रखा है, हमारे से उसका लंघन किया है, तो लंघन के बाद में मैम, या फिर किसी भी कर्म के बाद में, जैसे अपने यहाँ संसर्जन क्रम बताया, संसर्जन क्रम तो नहीं भी करेंगे तभी भी मतलब हमें कुछ भी ऐसे लाइट फूड से अग्नि को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा हल्का खाएंगे कि हमें अग्नि जो है उस पर बर्डन भी ना पड़े और धीरे धीरे दीप्त हो। तो मैम ये कंसेप्ट गलत नहीं है कि जो चाय और बिस्किट वाला है? गलत तो है वैसे देखा जाए तो, बट अभी मुझे तो मैम हमेशा ये गलत लगता है, मतलब इसका कोई ये बिल्कुल नहीं बनता कि कषाय रसम और बेकरी प्रोडक्ट्स के साथ में वहां पे वो मतलब जितने मैंने अभी तक समझा है मैम, जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो वात को बढ़ाते हैं, रुक्षता बढ़ाते हैं बिल्कुल शरीर बिल्कुल, की, हमने कल उसके और ऊपर हम चर्चा की कषाय रस थी। के साथ में दे रहे आप नहीं हैं, थी तो 2 आई दिन थिंक ना, हमने भरपूर कुछ खाया पिया, सब कुछ खाया, सब खत्म किया। अच्छा है, चलो मैम। नहीं नहीं, ऐसे मजाक कर रही हूँ मैं, बट स्टिल सही बात है आपकी, वैसे देखा जाए तो अपने मतलब बट देखिए ना अभी क्या होते जा रहे हैं ना, जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि ये 20 सालों में ना अवेलेबिलिटी, पहले तो बिस्किट भी नहीं आता था, पार्ले वाला बिस्किट एक था बस 25 साल पहले, तो अभी तो देखिए कितनी वैरायटी है। तो शायद ना अवेलेबिलिटी, रेडी टू ईट, अवेलेबिलिटी। हाँ बस यही कारण है, दूसरा तो कुछ कारण नहीं है। बट कुछ लोग जो है इसको मानते भी नहीं है, मतलब बिस्किट भी नहीं खाते, बिस्किट खाना भी नहीं चाहिए, ऐसा भी उनका ये है। तो फिर हॉस्पिटल में, जैसे कि पहले तो गांव में हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, तो लोग थोड़े बड़े शहरों में चले जाते थे, तो वहां पे उनको अवेलेबल क्या होता था इजीली, तो शायद चाय बिस्किट, इसीलिए इसका चलन पड़ गया, ये एक मेरा मानना है। तो ये इतना यूज टू हो गया, तो कुछ लाइट देना है इसलिए फिर चाय ही दी जाती है, क्योंकि दूध थोड़ा गुरु भी होता है, तो इसीलिए, और मधुर गुण चाहिए हमें, मधुर रस भी थोड़ा तृप्ति के लिए, थोड़ा एक इसके लिए, तो ये एक फैशन या ट्रेंड पड़ गया है मुझे लगता है, बस नथिंग एल्स। इसके इससे ज्यादा तो इसकी कुछ कार्यकारण मीमांसा है ही नहीं है कई बार। और ये भी एक बात है इसके पीछे कि मतलब सवेरे उठने के बाद हम लोग चाय से ही शुरू करते हैं, इसीलिए भी शायद पहले चाय पीने को बोला है। जैसे हम लोग भी ये देखते हैं ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स एब्डोमेन के देखते, सीजर के बाद वगैरह एनबीएम रखा हुआ होता है, तो और फिर अगर मूवमेंट्स अच्छे लगते तो चाय, फिर थोड़ा पतला कुछ उपमा, ऐसे कुछ फिर चलता है, फिर धीरे धीरे 3 दिन बाद हम नॉर्मल डाइट पर लेकर आते हैं उसको। तो बट यही कारण है, दूसरा तो कोई कारण नहीं है कि चाय बिस्किट का, एक तो अवेलेबल। बट मैम मुझे हमेशा एक चीज लगती है कि हमें ये जो छोटी छोटी चीजें है ना मैम, कि आयुर्वेद के लोगों को इसमें थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि मैम अग्नि का जो कंसेप्ट है वो मॉडर्न के पास तो है ही नहीं। है तो ही नहीं, वो लोग तो उसको, वो ठीक है, वो बस लाइट फूड की तरह से उसको देखते हैं, बट जैसे हम दोषों का एनालिसिस करके और इसको देखते हैं फूड को, तो हमें उस चीज को मैम ये करना चाहिए जहां तक हम लोग इंटरवीन कर पाते हैं, ऐसा मुझे लगता है।
तो आप क्या देंगी बताइए मुझे। जैसे मैम मुझे ऐसा लगता है कि खिचड़ी हम दे वहां पे सकते हैं। पेया दे सकते हैं, यूश दे सकते हैं, वहां से शुरुआत की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल सूप भी या दे। फिर अगर हमें जैसे मैम आप बोल रही हैं कि शुगर के लिए उसके लिए मधुर रसात्मक कुछ देना है, तो जैसे मैम द्राक्षा है अपने पास, या द्राक्षा का क्वाथ बना के दे सकते हैं, या अकेला द्राक्षा खाने को पेशेंट को दे सकते हैं थोड़े समय बाद, या शुरुआत जो है वो पेया और यूश से की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। आप वहां पे अच्छा वाला दाल का पानी, बस उसमें थोड़ा नमक डाल कर दीजिए, जी चाय की क्या जरूरत है। हम्म, तो ये तो हमें जी जी पहल जी करने की जरूरत है ही ना। ये पहल हम करना, जी अभी आपको, हम सभी को, जो हमारी जनरेशन है उनको ही करना है ना ये, तो हमें स्टार्ट करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये मार्केट में रेडी टू ईट, रेडी टू परचेस, मतलब इस प्रकार से इजीली अवेलेबल, वो तो हम लोग खरीदेंगे, पेशेंट को बताएंगे। अगर आपके बाजू की दुकान में, अस्पताल के बाजू की दुकान में, अगर वहां पे सब कुछ मैगी ये वो भरा पड़ा है, तो वही बताएंगे ना, वही जी वो लोग लाएंगे। तो इतना राइट मैम। अवेयरनेस और ये सब कुछ अगर हो, तो फिर अगले कुछ सालों में शायद ये दिन भी आएंगे, जैसे अभी कुछ बहुत सारा फर्क पड़ा है। तो बिल्कुल आपने ये बात कही, तो मूंग का यूज है, कोई भी तुअर की दाल का भी पानी दिया नमक डालकर, जीरा पाउडर डालकर, तो जी टेस्टी मैम, भी किसी भी बनता है। दाल का, अगर मूंग की दाल भी हाँ अवेलेबल नहीं है तो कोई भी दाल हम थोड़ा सा जीरा या फिर थोड़ा नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के वो दे सकते हैं हम, है बिल्कुल ना। बिल्कुल या फिर बिल्कुल उसके बाद में नेक्स्ट फूड अन्न काल में हम थोड़ा घी डाल के, थोड़ा हींग डाल के, वहां से अग्नि की बिल्कुल। दीप्ति भी हो गई, और एक तरह से मतलब लंघन से हम पेशेंट को नॉर्मल डाइट की एक्चुअली तरफ लेके जो आ रहे हैं। प्योर आयुर्वेदिक कंसेप्ट वाले लोग हैं ना, वो ऐसे ही बोलते हैं। मतलब जी अपने जी जो जैसे लाइक कॉलेज से अटैच वगैरह कुछ है ना वो। बट अभी जी जैसे मैंने बोला ना कि हमारे दिल में इतना बस गया, जैसे कोई भी टूथपेस्ट यानी कोलगेट, ऐसे जो एक ये बन गया है ना, समीकरण बन गया है, लाइक वैसे ही सभी के दिमाग में ऐसे बैठ गया है कि चलो चाय बिस्किट दे दो पेशेंट को, ऐसे वो हो गया है। इसके पीछे कोई राज नहीं है, कोई नहीं है, कल्चर सा हो गया है वो, जैसे बस। बट इसको बदलने की जरूरत है। आपने अच्छा पॉइंट आउट किया है। बिल्कुल आप सभी से भी आप अभी आगे रिक्वेस्ट है, आप भी अपनी प्रैक्टिस में इसी प्रकार से बताइए। इन सभी चीजों को धीरे धीरे निकाल दीजिए अपनी जिंदगी से। बिस्किट जी 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 मैम। बिल्कुल, सभी बहुत सारी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। फिर बचेगा क्या जी खाने मैम। के लिए, ऐसा हो जाएगा शायद। नहीं मैम, हम अपने अपने जो ये हैं अल्टरनेटिव्स हैं आयुर्वेद के, हम उनको मैम फूड आइटम्स सामने रख सकते हैं ना अल्टरनेट के तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। तो अच्छा, मतलब प्रयास करेंगे हम लोग अपने अपने हेलो। अस्पताल में। हाँ बताइए नेहा, बताइए आप कुछ। आपको लाइक आप बता रही पेशेंट्स को, तो मुझे लगता है आप ज्यादा इस पे ये कर सकती है, क्योंकि आपके पास डाटा भी होगा। जी मैम, यहाँ पे तो वैसे है, मतलब पेशेंट्स आर लाइक नॉट, बहुत ये होता है कि उनको एक चीज के लिए, पथ्य के लिए कुछ समझाने की बात आई तो दे आर, मतलब जैसे बोले ना, उनको उसका सीरियसनेस बहुत ज्यादा लेवल पर तक ना समझे, दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। काफी टाइम मैंने देखा है। इसलिए क्या करना चाहिए ना, मुझे लगता है कि आप लिखिए एक पूरे दिन का, जैसे अग्नि परीक्षण के समय हम लोग पूरा चार्ट बनाते हैं ना, सवेरे से उठने के बिल्कुल। बाद क्या खाया। आप लिखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितना वेस्ट खाया है। जब तक आप पेपर पे नहीं उतारते ना, आप जब पेपर पे लिखेंगे हमारा पूरा शेड्यूल, तो हमें शर्म आ जाएगी कि हम तो बोलते कुछ खाते नहीं, बट सब कुछ तो खाते रहते हैं। तो ये सही है, आप पेपर पेन लेकर नहीं, बैठिए वैसे और वैसे हफ्ते ही भर का पूछा खुद का मैंने, भी लिखिए, खुद का भी एक लिखिए। पेशेंट को वैसे ही पूछा मैंने कि आप मुझे, मतलब कल सिर्फ एक दिन का मुझे आपका ये बताइए, कल के दिन का समझ लो कि आपने पूरे दिन भर में क्या क्या है। ऐसे हाँ मतलब बोला कम से कम, मतलब मैंने गिनवा दिया उसको सीधा, मतलब ही वाज सेइंग एंड आई वाज राइटिंग। एंड मैंने बोला देखो, कम से कम दिन में आपने 5 से 6 बार, अनजाने में ही सही, लेकिन आपने 5-6 बार कम से कम चाय पी ली है। तो आप, हाँ, और आप एसिडिटी की कंप्लेंट लेके आ रहे हो, तो ये तो बहुत, मतलब होना ही है ये सारी चीजें। ऐसे मतलब उनको, अनलेस एंड अनटिल यू मेक देम हमारा रियलाइज। भारत इतिहास, भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन हमारे जो थे वो, उन्होंने चाय ये छोड़कर चले गए। ये बिल्कुल सही बात है मैम, डॉक्टर नेहा जो चाय कह तो रहे हैं ना उनका कि ही है ना, हमारे चाय पे पास, कितने सारे आर्टिकल्स है, देखिए चाय तो भारत की नहीं है, चाय तो हमारे पास उधर से आई है। बट बाहर मैम से आई। हम अगर आम अगर पब्लिक की बात करें तो मैम लोगों को इस चीज के लिए अवेयरनेस ही नहीं है कि मतलब हमारे पास इतने एसिडिटी के पेशेंट आ रहे एंड हैं। दे जैसे आर मैं भी लाइक, मतलब कुछ पेशेंट मतलब ऑनलाइन में करती रहती हूँ, तो मतलब इतने लोग एसिडिटी की कंप्लेंट कर दें और हेतु निकालने चलेंगे तो सबसे पहला हेतु चाय ही मिलता है, वो भी मिल्क बिल्कुल। टी।
बिल्कुल वो चाय लोग पे मतलब जोरदार इस चीज चर्चा को हो मतलब रही है। एक्सेप्ट वो नहीं मान रहे हैं कि मतलब तुम लोग खुद ही मतलब कुछ लोगों को तो पता भी रहता है, वो खुद से बताते हैं। जैसे मेरा मैम एक मतलब मेरे पास एक 4-5 दिन पहले पेशेंट आया, तो उससे मैंने सब कुछ पूछा एसिडिटी का, कैसा होता है, क्या होता है, कितनी बार होता है, तो वो खुद ही बोल रहा है कि मैं चाय तो ज्यादा पीता हूँ। मतलब उनको भी पता सब पता है है ना। और सबको, अभी सभी दोनों तरह के एजुकेटेड है पेशेंट है, लोग। मतलब पता पता है, भी रहता है नहीं नहीं भी। नहीं, काफी जी पेशेंट ऐसे उनको पता है, बट दे आर नॉट लाइक, जी दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज देयर डाइट, दे आर नॉट जी रेडी टू जी जी कॉम्प्रोमाइज देयर लाइफस्टाइल। काफी बार मतलब उससे अच्छा दे आर थिंकिंग उनको कि जाने दो, उनको ये होता आई है ना, विल 5-10 टेक अ साल से मेडिसिन, वो 2 दिन के लिए मुझे अच्छा लगे उतना भी काफी है, बट मैं अपनी लाइफस्टाइल नहीं चेंज करूंगा। ये बिल्कुल। मेंटालिटी काफी हद तक है लोगों में। यही है चाय मैम। छोड़ने को तैयारी नहीं है कोई। उनका क्या होता है, 5-10 साल से वो बोल रहे होते हैं कि हमें तो इंग्लिश डॉक्टर का दिया हुआ है, वो जी, खाली पेट कैप्सूल लेना है, वो ले रहे हैं आप। राइट राइट। वो उनको मैम मतलब दे मंजूर वांट है, अस टू तो चाय फंक्शन दैट छोड़ना वे मंजूर नहीं है। या कि हमें। मतलब मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैम, मेरे लिए इतना मुश्किल होता है कि मतलब ये जो एंटासिड, जो ओमेप्राजोल और ये खा रहे हैं, इसको छुड़वाना एक चीज। और सेकंड थिंग मैम कि उनका चाय की तरफ, वो चाय के लिए इतना डेस्परेशन दिखाते हैं ना कि आपको ये बोलते हुए खुद जी में ही एजिटेट होता है कि आप चाय बंद करो। तो मैं तो ऐसे करती हूँ कि पहले उनका एम्प्टी स्टमक का बंद करवाती हूँ कि एम्प्टी स्टमक आपको चाय नहीं लेना है, आप एक टाइम ले सकते हो शाम के जी, टाइम में। वो और तो बाद करना में ही मैं पड़ता धीरे है। धीरे उनको ब्लैक टी पे लेके आती हूँ फिर, क्योंकि टोटल एकदम से स्टॉप करना वो हमको ही लगने लगता है कि मतलब हम चाय कैसे पीने किस में मुंह से खराबी कहें कि नहीं पूरा है, छोड़ दो। बट लाइक चाय ही पीना ये गलत है। आप बाकी सब कुछ तो बिल्कुल, हेल्दी खाओ ना, एटलीस्ट आपको चाय चाहिए या ना। एटलीस्ट वी कैन डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी। मैंने बोला धीरे धीरे जी आप जी 10 बार पी रहे हो, 4 हाँ बार पी रहे हो, बिल्कुल। धीरे धीरे यू कैन जी मतलब मैम, फ्रीक्वेंसी दोनों ही कम एक करनी 2 पड़ती मिनट, है, टेक योर टोटल तो टाइम। बंद नहीं करते लोग। जी, या कंसंट्रेशन टोटल कम मतलब कीजिए। टेक योर टाइम, ज्यादा बट थोड़ा थोड़ा कम कर या दो। और ज्यादा दूसरी बात मैम कॉन्सेंट्रेट ये मत है कि बनाइए। मैम हम यहाँ प्रकृति पढ़ रहे हैं तो हमें प्रकृति भी देखनी पड़ेगी ना मैम। कषाय रसात्मक है तो कषाय रस हम किस किस प्रकृति के पेशेंट को देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपने को सोचना पड़ेगा। हाँ वही तो मैंने इसीलिए तो कफ को चलता है ना थोड़ी मात्रा में, बट वात को बिल्कुल नहीं चलेगा, पित्त को भी नहीं जी चलेगा नहीं बिल्कुल। चलेगा। जी जी मैम। अभी पापड़ की तरफ चलते, चलो पापड़ खाते हैं आज जी भून कर। तलकर मत खाइए, भून कर खाएंगे पापड़, क्योंकि देखिए रोस्टेड पापड़ दीपन पाचन करते हैं एंड इट्स गुड फॉर कफदोषा। फ्राइड पापड़ तो बिल्कुल कफ पित्त को बढ़ा देंगे, बट वात के लिए थोड़े कभी कभी चल सकते हैं। फ्राइड चीजें जैसे हमने अभी चर्चा की थी कि वात प्रकृति को थोड़ा तला हुआ चल सकता है। सूप्स दे आर रियली गुड फॉर डाइजेशन एज अ सप्लीमेंट्री फूड। तो सूप्स को तो बिल्कुल मतलब हमारे आहार में उसका समावेश करना ही चाहिए, जैसे यूश वगैरह में है। साउथ इंडियन डिशेस इंक्रीज पित्ता, बट साउथ इंडिया में उष्ण नेचर, देन इट्स गुड फॉर देयर हेल्थ। नहीं ऐसा तो नहीं है उष्ण नेचर वहां पे है, बट अच्छा आयुर्वेद के हिसाब से सोचेंगे तो वैसे तो अच्छा नहीं है, बट वो शायद ओ का साथ में बन जाता है साउथ में, क्योंकि वो बचपन से खाते आ रहे तो इसीलिए। देन नॉनवेज सूप भी चल सकता है, जैसे अब हमने कोरोना पीरियड में भी या ज्वर चिकित्सा अध्याय में भी आचार्य चरक ने भी यूष का उल्लेख किया है, मांस रस को देने को बताया है। जिस रुग्ण में धातु क्षय है, अपतर्पण बहुत ज्यादा हुआ है, ऐसे इसमें या फिर लैक्टेशन की स्त्री में, वात पर्सन में, ओल्ड पर्सन में आप नॉनवेज सूप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बेस्ट फॉर कफ डाइट, मूंग का सूप बेस्ट फॉर त्रिदोषा, तीनों दोषों के लिए। पालक का सूप वात पित्त के लिए अच्छा है। अगर चीज उसमें डालते हैं तो वो कफ को नहीं चलेगा, विदाउट चीज चलेगा। तुर दाल का सूप, रेड ग्राम का सूप, ये भी चलेगा, गुड फॉर वात कफा, बट पित्त बढ़ाएगा। बट पित्त मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि तुअर दाल का जैसे कुछ पढ़ा था तो इतना उससे पित्त प्रकोप होता नहीं है। बट दाल हम बनाते कैसे, देखिए दाल बनाने के अलग अलग तरीके हैं। अब दाल में तड़का बहुत ज्यादा मसाले वाला, हम महाराष्ट्र में दाल में तड़का मतलब खट्टा भी डालते हैं, कभी कभी गुड़ शक्कर भी डाली जाती है दाल में, टोमेटो डाली जाते हैं, मिर्ची डाली जाती है, कड़ी पत्ता, कोथिंबीर, फिर सांबर मसाला, ये वो कितना सारे मसाले डालते, तो वो तीखा बन जाएगा ना। आप दाल सिंपल बनाइए, हल्की दाल बनाइए, क्यों पित्त बढ़ेगा आपका? सोचिए आप इसके बारे में। आप दाल में घी डालकर खाइए, कंसंट्रेशन कम कीजिए, फीकी दाल खाइए। तो दाल तो चाहिए ना हमारी हेल्थ के लिए, प्रोटीन का मेन स्रोत तो लाइक शाकाहारी लोगों के लिए तो दालें ही है। बट उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये थोड़ा तरीका देखिए, डिपेंड, प्रिपरेशन मेथड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप बनाते कैसे हो उसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिक्स वेजिटेबल सूप गुड फॉर त्रिदोषा। कड़ी, बटर मिल्क, जैसे कड़ी को लेकर भी एक मत प्रवाह है, जैसे कड़ी को कैसे बनाना, आप कैसे बनाते हो कड़ी बताइए? गुड फॉर वात पित्ता, बट ताजे छाछ की, मतलब ताजा जो दही होता है ना उसकी कड़ी बनाए तो अच्छा है। कड़ी का बहुत ही लाइक शादी ब्याह के मौसम में कड़ी, पनीर, और ये अपना जो दूध वाले सारे व्यंजन बनते हैं ना, दूध के मतलब ये क्या बोलते हैं, गोले वाला रस मलाई, हाँ
सीताफल रबड़ी वगैरह, ये कॉम्बिनेशन शादियों में बहुत ज्यादा चलता है। तो सोचिए आप कड़ी पकोड़ा, कड़ी के साथ फिर ये रसमलाई, ये वो क्या, देखिए कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है। तो बिल्कुल, कड़ी कैसे बनाते हैं बताइए। मैम हमारे यहाँ तो नॉर्थ में तो मैम प्रॉपर उसमें टमाटर प्याज और सब तड़का लग के वो थोड़ा सा थिक बनता है। जैसे महाराष्ट्र में मैम वो पतला पतला रहता है ना, और टमाटर प्याज सबका तड़का नहीं लगता है, तो हमारे यहाँ तो मैम तड़का लग के वो बहुत थिक बनती है। अच्छा, हमारे यहाँ ठीक तो बना सकते हैं, बट हम लोग इसमें तड़का मतलब नहीं डालते तड़का ज्यादा नहीं कुछ। लगता है, राइट मैम। हाँ, हम लोग बेसन भी डलता है। बेसन डालते हैं, हम लोग बेसन का डालते हैं। तो एक्चुअली ना बेसन हाँ का घोल बेसन डलता है मैम, इधर भी बेसन डलता है, बट उसको थोड़ा सा वहां के कंपैरिजन में थोड़ा थिक रहता है। पकाना नहीं है, लेकिन उसको पकाएंगे तो एक्चुअली दही पकाना ठीक नहीं होता है ना। तो आप छाछ छोंका लगा देंगे और फिर जैसे छाछ बना लीजिए, उसमें बेसन का घोल डाल दीजिए और तड़का ऊपर से डालकर ऐसे ही खाना अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे फिर दोष नहीं बढ़ेंगे। तो ये भी एक मेथड यूज की जाती है कड़ी बनाने के ऐसे ही लिए। बनती है मैम शायद। हाँ, जैसे मट्ठा बनाते हैं ना हम लोग, जैसे उसमें थोड़ा मसाला जैसे कोथिंबीर धनिया ये से डालकर, नमक वगैरह डालकर बनाते हैं इस टाइप में। टोमेटो सूप तो बहुत ही अच्छा है, टोमेटो सूप काफी मात्रा में पसंद भी किया जाता है, बच्चों को भी पसंद है टोमेटो सूप। अब और एक बात, टोमेटो सूप जो बाजार में मिलता है जैसे होटल्स में, तो उसमें ब्रेड वगैरह तल कर डाला जाता है, तो हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। बस सूप बनाइए आप सिंपल, ज्यादा उसमें कुछ ये ना डाले, प्रकृति के हिसाब से उसको बनाने का है तो उसमें मसालों का प्रयोग कम कीजिए। अब बारी आती है चावल की, तो चावल को लेकर भी लाइक चावल के बिना पेट नहीं भरता, चावल ही बेस्ट सोर्स है। और आयुर्वेद में या जैसे कुछ डाइटिशियंस का मैंने सुना है, तो चावल को उन्होंने अच्छा बताया है, ताकि बट हालांकि लोगों में चावल को लेकर बड़ी ही ये है, कितने सारे जो बच्ची अभी लड़की भी है तो थोड़ी सी स्थूल होती है, तो घर वाले उसका खाना चावल खाना बंद कर देते हैं। फिर कई सारे महिलाओं को, पुरुषों को हमने देखा है कि वो बोलते कि नहीं मैं चावल तो खाता ही नहीं है, मैं बस रोटी खाता है, क्योंकि वेट बढ़ता है। तो भले चावल को मधुर रसयुक्त माना है, बट सही मायने में देखेंगे तो चावल जरूरी है मन का पोषण, शरीर का पोषण करने के लिए। बट चावल में खिचड़ी जो बनती है बिल्कुल अलग अलग प्रकार की हर प्रांत में बनती है, तो ये वात पित्त के लिए अच्छी है, बट थोड़ा चावल मधुर रस में और इसमें द्रव महाभूत होने से ये कफ को बढ़ा देने वाला होगा। पर चावल बिल्कुल पूरा बंद कर देना भी योग्य नहीं है। देखिए हमारा डाइट पूरा परिपूर्ण हो, जो हमारा वो ट्रायंगल है ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट वाला, उसको ध्यान में हमें रखना है बार बार। टोमेटो राइस बैलेंसेस वात कफा, बट पित्त बढ़ा देगा। राइस की कई सारे वैरायटी है, घी राइस है, पुलाव है, फिर वेजिटेबल पुलाव है, फिर दौड़ का या तुरई का भी राइस बनता है, फिर पालक का भी राइस बनता है। कई सारे सब्जियां डालकर राइस को अलग अलग कलर में भी बनाया जाता है। वेजिटेबल पुलाव है, कॉलीफ्लावर का, पीस राइस है जो कि वात पित्त कफ के लिए अच्छा है। वेजिटेबल पुलाव तो तीनों दोषों के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की सब्जियां होती है। अब चलते हैं हमारे मेन कोर्स की तरफ, यानी चपाती। चपाती तो ज्यादातर यहाँ पर भी मुझे लगता है गुजरात, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में, कश्मीर, यहाँ पर भी गेहूं की रोटी बनती है, प्लेन व्हीट रोटी। बट बाकी कुछ प्रांतों में जैसे साउथ में वगैरह चपाती ज्यादा चलती नहीं है, कभी कभी चपाती बनती है, वहां पर तो राइस ही उनका मुख्य आहार होता है। तो चपाती भी आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो भी हल्का हो, चपाती हो, जैसे अलग अलग शेप की बनती है, पराठा बनता है, बनाने की तरीका अलग होता है, कोई इसमें नमक डालता है, कोई तेल डालता है, तो जो भी है। बट वात पित्त को हमेशा गर्म ताजी रोटी खानी चाहिए, घी लगाकर खाए तो बेहतर होगा। गुड फॉर वात पित्ता, विदाउट घी फॉर कफ दोष है, बट कफ दोष वाला है तो घी ना डालें। स्पिनच रोटी जैसे पालक की बनी पराठा हुआ रोटी हो, जो वात पित्त को अच्छा है। और घी कभी भी कफ को नहीं डालना है, बट वात और पित्त को हमेशा डेली डाइट में आप घी के साथ रोटी खाते हो ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, मतलब आपका शमन होता रहेगा वात दोष का। क्योंकि गेहूं आयुर्वेद में जीवनी गण में या फिर स्वस्थ हितकर द्रव्य में इसका उल्लेख किया है। गेहूं को हमने कल सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार के बारे में भी देखा था। पोटैटो पराठा वात के लिए अच्छा है, बट ये कफ पित्तों को बढ़ा देगा। दशमी हम लोग महाराष्ट्र में स्वीट रोटी बनाते हैं गुड़ और शक्कर डालकर, ये वात पित्त के लिए अच्छी है, बट कफ को बढ़ा देती है। फुल्का ये कफ के लिए अच्छा है, क्योंकि कफ को जैसे चपाती बनाने में तेल ज्यादा लगता है, फुल्का तो डायरेक्ट थोड़ा सा हमने उसको रोटी को बना लिया और फिर डायरेक्ट गैस पर उसको सेक लिया या तवे पर सेक लिया, तो फुल्का तो कफ के लिए अच्छा ही है। बट फुल्का खाना है वात को तो घी लगाकर खाइए। बटर नान
ये एक्चुअली नान, तंदूर या जो भी सारे आजकल के वैरायटी मिलते हैं, उसको बनाने का तरीका देखेंगे तो उतना हमारे लिए तो हेल्थ वाला नहीं है, बट खाना ही है आपको। कुछ भी कुलचा या नान हो तो आप, या खिस्ता रोटी, खस्ता रोटी वगैरह अलग अलग रोटी आती है, रुमाली रोटी आती है, तो आप उसको बटर लगा कर दीजिए वात पित्त को। बट कफ को बिना बटर वाला, मतलब प्लेन नान, प्लेन तंदूर, ऐसे कुछ आपको वहां पर मतलब ये करना होगा इस प्रकार से। अभी आती ही आगे बात चलती है तो करीज, यानी अलग अलग प्रकार की सब्जियां करीज। तो मूंग दाल की करी तो तीनों दोषों के लिए अच्छी है। मसूर की जो है वो कफवात के लिए अच्छी है, बट पित्त बढ़ा देगी। तुअर की दाल तो वात के लिए अच्छी है, कफ के लिए अच्छी है, बट पित्त बढ़ा देगी। सांबर जो बनता है ये वात कफ के लिए अच्छा है, क्योंकि सांबर में मसालों का प्रयोग होता है, बट ये पित्त को बढ़ा देगा। जैसे मैंने अभी बताया कि जो बनाते कैसे है, इसमें आप डालते क्या हो, इससे भी उसके गुणधर्म में काफी परिवर्तन आता है। लीफी वेजिटेबल्स में स्पिनच गुड फॉर कफ पित्ता। मैम चना दाल का क्या है? चना, हाँ, अरहर दाल रह गई क्या इसमें? नहीं है। अच्छा, चना दाल तो वात के लिए अच्छी नहीं है, पित्त के लिए भी अच्छी नहीं है, बट कफ के लिए अच्छी है, क्योंकि थोड़ा रूखापन इसमें होता है। बट स्टिल चना दाल के बारे में देखेंगे तो भून कर खाते हैं, दाल बनाते हैं तो कभी कभार चल जाती है, बट कफ को भी लाइक मंदाग्नि होता है तो नहीं खाना है। चना दाल ये बहुत मात्रा में अवष्टंभ कारक बताई है, तो इसीलिए रुक्षता इसमें होती है, तो इसीलिए तीनों दोषों को कम ही प्रयोग में लाना है। बट पित्त को तो बिल्कुल ही कम खाएं। अगर खानी है कफ को तो दालें अगर भून कर खाते हैं, कफ दोष या अनाज भून कर खाए तो चल जाता है चना दाल, बट ये पित्त प्रकोप करने वाली ही है चना दाल। ओके। लीफी वेजिटेबल्स में स्पिनच जैसे गुड फॉर कफ पित्ता। पालक, पनीर, चीज ये वात पित्त के लिए अच्छी होगी। पनीर तो कफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। फेनुग्रीक, मेथी जो पित्त बढ़ा देते हैं, बट कफ वात के व्यक्तियों के लिए अच्छा है। मेथी आप सब्जी बनाकर, मेथी के अलग अलग व्यंजन मिलते हैं। मेथी बहुत ही औषधि गुणकारी है, जो मूत्रदाह से लेकर अलग अलग स्त्रियों के विकारों में भी मेथी का बहुत ही अच्छा प्रयोग बताया गया है। सदाह मूत्र प्रवृत्ति है, पेशाब में जलन होती है, पेट में कुछ गड़बड़ी है, तो वहां पर भी मेथी का प्रयोग किया जाता है। गर्मी के दिनों में भी मेथी दाने को भिगोकर ये करते हैं, खाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी मेथी का प्रयोग किया जाता है। मेथी का ये भी बनता है, लड्डू भी बनता है, जो स्त्रियों के लिए मतलब प्रसूति अवस्था में चपाती में घी डालने से सॉफ्टनेस आती है, जो वात का शमन करेगी, इसीलिए घी डालना है सुष्टि। चपाती में घी मैम डालने घी से, की कोई स्पेसिफिक मात्रा है क्या? जैसे अगर किसी का वात डोमिनेंस है तो हाँ, उसमें घी कितना क्वांटिटी में लेना चाहिए, देखिए ऐसा कुछ? आप जितना पचा सकते हो। देखिए गुरु तो ना, जैसे गुरु तो है ना, तो गुरुता है इसमें, तो आपका अग्नि भी देखने, लेकिन वात में विषम अग्नि है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 2-3 चम्मच आप खाओगे तो पचा पाओगे। तो आपको अभी घृत की मात्रा अपने आप से तय करनी होगी कि आप कितना पचा पाते हो, उतना ही आपको खाना चाहिए। ऐसे तो कहीं पर भी किसी पदार्थ की मात्रा नहीं लिखी है कि लाइक वात प्रकृति को डेली 4 चम्मच खाएंगे तो अच्छा है, या पित्त को 2 चम्मच, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। बट ये हम अपनी प्रकृति, हम अपना व्यवसाय, अपना एज, सब कुछ पैटर्न देखकर, और सबसे इंपॉर्टेंट अग्नि और कोष्ठ को देखकर ही हमें खुद से ही डिसाइड करना होगा कि इतना मैं खाता हूँ तो पचा पाता हूँ, यानी मेरा मतलब मलमूत्र भी अच्छे से बनता है। तो इसके हिसाब से भी आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या परिवर्तन आता है, और इस हिसाब से आप खुद से तय कर सकते हो। बट क्वांटिटी वाइज तुलना करेंगे तो वात में थोड़ा ज्यादा खा सकते हैं, पित्त में भी मॉडरेटली, कफ में कम खाए। जैसे अगर वात को आपको घी परोस रहे हो तो आप 1 चम्मच डाल दीजिए, 2 चम्मच डाल दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कफ में डालना है तो आधा चम्मच डालिए। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि कफ में ऑलरेडी शरीर में स्निग्धता है, गुरुता है, स्थिरता है, मंदता है, तो इतना उनको जरूरत भी नहीं है एक तो, और फिर कफ बढ़ेगा भी। इस प्रकार से हमें उसका खुद से ही उसकी क्वांटिटी तय करनी होगी। फिर लाइक कई सारे जो स्प्रिंग ओनियन है, ये वात के लिए अच्छी है, बट थोड़ा कफ को बढ़ा देगी, बट न्यूट्रल फॉर पित्त दोषा। नॉन लीफी वेजिटेबल्स में कैबेज जो है, ये कफ पित्त के लिए अच्छी है, बट वात को बढ़ा देगी। कॉलीफ्लावर तीनों दोषों के लिए शामक बताई है। फ्रेंच बीन्स गुड फॉर त्रिदोषा। लेडीज फिंगर तीनों दोषों के लिए अच्छी है। वैसे भिंडी की सब्जी सबको पसंद भी आती है, बच्चों से लेकर सभी लोगों को। फिर पोटैटो तो जैसे बताया, ये वात को तो नहीं, बट कफ को बढ़ा देगा। टोमेटो वात के लिए अच्छे है, बट ये पित्त कफ को बढ़ा सकते हैं। पोटैटो करी ये वात के लिए अच्छी है, बट पित्त बढ़ा देगी। मलाई कोफ्ता ये वात पित्त के लिए अच्छा है, बट कफ को बढ़ा देगा। जैसे
बीन्स की बारी आती है। बीन्स को लेकर हमने काफी विस्तारित रूप से चर्चा की है। सो ग्रीन पीस वेजिटेबल्स, ये पीस तो जैसे कि मटर वटाना वगैरह वात बढ़ाने वाला बताया है, तो इसको वात प्रकृति की व्यक्ति कड़धान्य कम ही खाए, उसमें भी मटर खासकर बताया है जो वात को बढ़ा देगा, पित्त को अच्छा है कभी कभी कभार खाने को। मूंग बीन्स तीनों दोषों के लिए अच्छी है। खीर, कोई भी खीर हो, वात पित्त के लिए अच्छी है बट कफ को बढ़ा देगी, तो इसके लिए इसके ऊपर तो हमने चर्चा की है ऑलरेडी। रायता, कैरेट का रायता वात पित्त के लिए अच्छा है बट कफ को बढ़ा देगा। कुकुम्बर, ये एक्चुअली आयुर्वेद में जो दोष प्रकोपक हेतु बताए ना, उसमें जो ककड़ी कुकुम्बर है ये वात प्रकोपक बताई, क्योंकि ये शीत गुण वाली होती है। बट अगर इसको हमने, जैसे मैंने बताया था, वो हम लोग थोड़ा इसको कुछ बनाकर लाइक कोशिम्बीर बनाकर, मतलब कचुआ बनाते ना आप लोग, कचुम्बर बनाते ना, उस टाइप में हल्का सा सेंधा नमक डालकर, जीरा पाउडर डालकर, कभी कभी उसको थोड़ा उबाल कर स्टफ कर अगर खाते हो तो ये अच्छी है वात के लिए भी। बीट का रायता त्रिदोषों के लिए अच्छा है। पम्पकिन, कैबेज, पाइनएप्पल, ये पित्त के लिए अच्छा है बट वात को बढ़ा देगा। ओवरऑल सैलेड्स को आप थोड़ा उसको मॉडिफाई कर उसमें उसको अगर खाते हो तो अच्छा है, क्योंकि सैलेड्स को लेकर भी कई बार ऐसे होता है कि आयुर्वेद में कच्चा खाने को मना किया है, तो इसको हम लोग कुछ सब्जी के रूप में परिवर्तित कर, कभी सेंधा नमक डालकर स्टीम कर उसको खाएंगे तो ज्यादा बेहतर बनेगा। वो मिक्स सैलेड, टोमेटो सैलेड, ये जैसे दोषों के लिए अच्छा है, हमारे तीनों दोषों के लिए। चटनियां, महाराष्ट्र में चटनियां, ड्राई चटनी पाउडर खाने का बहुत ही ज्यादा प्रथा है, जैसे कि हर घर में मूंगफली की चटनी, तिल की चटनी, खोबरे की चटनी होती ही है, क्योंकि वहां पे जैसे मैंने पिछले सत्रों में भी बात की थी, वहां पे आपके यहाँ पे जाए शायद ज्यादा जैसे इमली की चटनी या पुदीना की चटनी बनती है, हरी चटनी बनती है, बट यहाँ पे ड्राई चटनियां बनती है जो जैसे घी के साथ या दही के साथ बहुत मात्रा में खाई जाती है महाराष्ट्र में। मिंट की चटनी, ये वात कफ के लिए अच्छी है बट पित्त बढ़ा देगी। पुदीना, मैंगो चटनी जो एक सीजन में ही बनती है, बहुत ही टेस्टी टाइप की होती है, और मैंगो चटनी बहुत पसंद की जाती है महाराष्ट्र में, तो ये वात कफ के लिए अच्छी है बट पित्त को बढ़ा देगी, क्योंकि थोड़ा खट्टा अगर मैंगो है, हम लोग यहाँ खट्टे मैंगो की भी चटनी बनाते हैं जो काफी पसंद की जाती है। आपके यहाँ चलती है मैंगो चटनी, बताइए। नो मैम। नहीं पता, अच्छा, कुसुम को भी नहीं पता होगा। अच्छा, सृष्टि, नेहा, आपको तो पता है। नहीं मैम, हमारे यहाँ नहीं बनती। हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में ड्राई, मतलब कच्ची कैरी आती है ना, कैरी बोलते हैं ना हम लोग, मैंगो कच्ची कैरी की मैम हमारे यहाँ पे मैम वो सब्जी बनाते हैं, उसको बॉयल करके सब्जी बनाते हैं। हाँ, वही टाइप में चटनी बनती है, थोड़ा मीठा डालते हैं ना। मुझे लगा पक्व की बात कर रहे हैं आप, वो उसको मैम बॉयल करके बनाते हैं। हाँ, बॉयल करके, यस, उसमें थोड़ा गुड़ वगैरह डालते हैं ना, मेथी दाना, जी मैम, गुड़ डाल के। हाँ, वो तो यहाँ पर भी अच्छी बनती है। तो इस प्रकार से ड्राई कोकोनट चटनी भी ये पित्त को बढ़ा, चटनियाँ थोड़ी पित्त बढ़ाने वाली होती है वैसे, क्योंकि मैम मिंट कैसे पित्त बढ़ाएगा? मिंट तो पुदीना नहीं, थोड़ा बढ़ा देगा पित्त, ये मिंट भी थोड़ा बढ़ा देगा, चटनियाँ थोड़ी बढ़ा देती है पित्त को, उसका विपाक बनता है इससे। फिर रोस्टेड वाला ज्यादा चलता है यहाँ पर, मिक्स दाल की चटनी तीनों दोषों के लिए अच्छी है। सीसम का भी जैसे पित्त बढ़ा देने वाला होगा बट कफवात के लिए सीसम बेस्ट होगा। पिकल्स की तो हमें पता है, तो पिकल्स तो मतलब पित्त को तो नहीं खाने हैं कभी, तो आप स्वीट पिकल्स खाइए। फिर ये वात कफ को पिकल्स थोड़े से चल सकते हैं बिल्कुल, उसमें भी लाइक अलग अलग आजकल तो पिकल्स सारे सब्जियों के भी बनते हैं, बट वैसे देखा जाए तो जो आयुर्वेद में चतुर्रस आहार बताया है, मधुराम्ल लवण षड्रूप से युक्त आहार, तो उसमें खट्टा थोड़ा होना भी चाहिए बिल्कुल। वेट कोकोनट चटनी बिल्कुल वेट चटनियां भी बनती है ना हमारे यहाँ, खोबरे की चटनी भी बनती है, जो मतलब इडली के साथ जो खाई जाती है, इडली डोसा के साथ, बिल्कुल। फिर डेजर्ट्स में तो जैसे हमने कल भी चर्चा की थी, सारे डेजर्ट्स तो वात पित्त को चलेंगे, कफ को डेजर्ट्स कम ही खाने हैं, बिल्कुल श्रीखंड वगैरह तो बिल्कुल नहीं खाना है, बट पित्त को ये चल जाता है, बट ठंडा है श्रीखंड तो ये वात को बढ़ा सकता है। बासुंदी दोनों के लिए अच्छी है वात पित्त को। मूंग दाल का हलवा तीनों दोषों के लिए अच्छा है, बट हलवा जैसे कुछ ये है कि कफ लोग कम ही खाए तो अच्छा है। आयुर्वेद में खाना खाने के बाद कुछ जैसे तांबुल सेवन को बताया है, तांबुल या जो पान वगैरह खाया जाता है, एक विशिष्ट मात्रा में इसको खाते हैं तो ये निश्चित रूप से मुख शुद्धिकर है,
जैसे हमने देखा आम बनता है, तो वहां पर आम का कारण ये भी है कि मुख में अधिक मात्रा में कुछ अन्न के कण ऐसे छिपे रह जाते हैं, पर जीवा पर वो एक प्रकार से लेयर बनता है। जैसे फीवर के कंडीशन में भी सलेवा सिक्रेशन कम होता है, तो इसीलिए भी वो एक संप्राप्ति है ना, वहां पर भी हम लोग सोच सकते हैं इस प्रकार से निमांद्य आम का बढ़ना वगैरह वगैरह। तो तांबुल इट्स गुड फॉर त्रिदोषा, फॉर बेटर डाइजेशन, ये नर्वस टिश्यू को। बट तांबुल अधिक मात्रा में खाने से, क्योंकि इसमें कषाय रस है, कषाय रस थोड़ी मात्रा में मुख विशुद्धि करता है, अधिक मात्रा में ये मुख में जड्यता निर्माण करता है। जैसे अधिक सुपारी खाने से फिर बोलने में तकलीफ होगी, जिह्वा में जाड्यता आता है। कई सारे कुछ हिस्ट्री में ऐसे मिला है कुछ अपेंडिसाइटिस के केसेस में कि उनको बहुत ज्यादा सुपारी वगैरह खाने की आदत थी, तो ये भी हो सकता है। सो टू मच इज ऑलवेज बैड, एज पर हम लोग मात्रा क्षिति अध्याय की बात करते हैं हमेशा से। डाइट ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग में हमेशा वात बढ़ा हुआ होता है, मोशन वाइब्रेशन से, तो एंटी वाता डाइट लेना है आपको, लाइट न्यूट्रिशियस। ट्रैवलिंग को लेकर अपना अपना सबका ये होता है, कोई बोलता है कि नहीं मुझे खाली पेट अच्छा लगता है, कोई बोलता है कि नहीं मुझे भरा पेट अच्छा लगता है। ज्यादातर ट्रैवलिंग में पित्त दोष की समस्या होती है। देखिए पित्त दोष में भी दो पैटर्न मैंने देखे हैं, एक तो बोलता है कि खाली पेट पित्त बढ़ जाता है, दूसरा वाला बोलता है कि बहुत ज्यादा पेट भर खाने से भी पित्त बढ़ता है। तो पेट भर खाने से, जैसे कि हमें ट्रैवलिंग में लिक्विड नहीं खाना है, क्योंकि जो मोशन होते हैं ना वाइब्रेशंस, तो उससे ये बाहर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ट्रैवलिंग में थोड़ा ड्राई लघु वाला, पानी भी कम पिए तो ज्यादा बेहतर होगा। पित्त प्रकृति के लिए मैं खास बता रही हूँ, क्योंकि पित्त प्रकृति के व्यक्तियों को ट्रैवलिंग में नौशिया वोमिटिंग होते ही होते हैं। कई लोगों को तो बस से प्रवास करना ही छोड़ देते कि नहीं मुझे मतलब नहीं होता, बस लगती है, बोलते हैं हम लोग मराठी में, बस लगती है ना, और एक प्रकार का नौजिया होता है। तो बिल्कुल ये भी थोड़ा, जैसे वात बढ़ता है तो एंटी वाता खाना है, थोड़ा ट्रैवलिंग में मधुर लघु पदार्थ खाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मेनोपॉज में डाइट अलग से हम लोग अगले इसमें मेनोपॉज और स्त्री रोगों में किस प्रकार से प्रकृति को देखना है, ये कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट मैंने लिया है। इसमें आप जरूर, आपको एक अलग मजा आएगा, अलग लेवल पर आप सोचेंगे मेनोपॉजल डाइट के बारे में, क्योंकि ये वात रेज अवस्था है और यहाँ पर पित्त इम्बैलेंस है। लक्षण भी तीनों दोषों के अलग अलग मिले जुले मिलते हैं अलग अलग प्रकृतियों में। जैसे वात में कुछ ड्राइनेस होगा, पित्त में स्वेटिंग, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट, कूलिंग मतलब प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है तो स्वीट बिटर एस्ट्रिजेंट करेंगे, ब्राह्मी शतावरी मसाले कम करेंगे। वात में करना है तो आपको स्वीट कुछ मधुराम्ल लवण रस यूज करेंगे। कफ में गुरुता है, कफ वालों को तो मैं डिटेल में आगे बताऊंगी, बस अभी यहाँ आहार के सिलसिले में चल रही बात। तो वेट गेन, हेवीनेस, गुरुता, जड़ता, नमनेस वगैरह ऐसे सिम्टम्स होते हैं वहां पर। ड्राई, हॉट, लाइट, कुछ पॉपकॉर्न, पॉपड राइस, तिकटू वाला भोजन देना होगा। कैल्शियम रिच डाइट चाहिए मेनोपॉज में, करी लीव्स, पल्सेस, सीसम, सोया वगैरह, जो जिसमें अधिक मात्रा में कैल्शियम ये होता है ना, इस टाइप का हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं। बिल्कुल, तो इस प्रकार से आज के सत्र में हमने आहार को लेकर विस्तारित रूप से चर्चा की है। अगले कल का हमारा सत्र होगा व्यायाम को लेकर। आहार को लेकर कुछ मुझे लगता है सारा, शायद कल के इसमें भी मैंने कुछ जो बता दिया था, पूरे प्रॉपर्टीज अलग अलग। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो बता सकते हैं प्लीज। मैम कल परसों का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या प्लीज? हाँ भेजा है ना मैंने, भेजा है ना। ओके ओके ठीक है मैम, आई विल चेक। थैंक यू मैम। यस भेजा है मैंने उसको, क्योंकि फिर आप नहीं थी ना, और ये सब कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट ही चल रहा था फूड टाइप। नहीं मैम, आज मैं सुन लूंगी उसको पूरा, फिर कल हाँ तो कल हो जाएगा। हमने सात्विक लोग को लेकर भी, और जैसे आज हमने चर्चा की ना, तो क्या क्या बढ़ाता है, जैसे लेडीज फिंगर है, वात को कम कर देगी, पित्त को कम कर देगी, बट कफ को बढ़ा देगी, ऐसे कुछ यहाँ पर। इसमें भी मैंने मैदा वगैरह तो मॉडरेटली यूज करना है। गेहूं का भी प्रयोग वात पित्त के लिए अच्छा है, बट कफ को बढ़ा देगा। माइलेट, ज्वार, जो वात को मॉडरेट खानी है, पित्त को ठीक है, कफ को बढ़ा देगी। तो हर एक, जैसे राइस है, आयुर्वेद में रक्तशाली या षष्टिशाली का प्रयोग अच्छा बताया है, तो ये रक्तशाली षष्टिशाली तीनों दोषों को चलेगा, बट वात के लिए अच्छा है। पित्त में जो ब्राउन राइस का वगैरह हमने कल चर्चा की थी, ब्राउन ब्रेड को लेकर, तो वो पित्त बढ़ा देगा। कफ में तो अनाज पुराना ही खाना है, वैसे तो तीनों दोषों में पुराना अनाज खाए तो बेस्ट रहेगा। इसके साथ साथ वात प्रकृति को थोड़ा सा अनुलोमक अगर आहार में हो उनके, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। कुछ गुण इसमें हमने अलमंड्स, जो वात के लिए अच्छे हैं बट पित्त को बढ़ा देंगे। सभी प्रकार के जो नट्स है, लाइक
कैशू नट्स है, फिर पिस्ता वगैरह जो भी है, ये वात के लिए नरिशमेंट हो गए, बट भिगो कर खाए वात प्रकृति की व्यक्ति, क्योंकि पचाने में उनकी अग्नि विषम है ना, तो वो पचा सके इस जी। प्रकार से उसको खाए। बटर, घी, चीज तो वात में पित्त में चलेगा, कफ में स्मॉल यूज करने हैं। साल्टेड आइटम्स पित्त बढ़ा देते हैं, बिस्किट्स, ब्रेड जो भी है, और कफ में केक, क्रीम्स वगैरह कफों को बढ़ा देते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर मैंने एक पैटर्न बनाया है, मैंने कुछ डिसीज वाइज, ये हम लोग सेकंड इसमें बात करेंगे कि हर डिसीज में, मैं क्लिनिकल बेस्ड जो आगे बताऊंगी ना, उसमें मैं बताऊंगी कि एक कोई डिसीज है तो इसमें हम लोग प्रकृति के हिसाब से कैसे सोचे। जैसे कि आपके पास आमवात का रुग्ण आता है, तो आमवात का रुग्ण अगर वात प्रकृति का है तो पित्त प्रकृति का है, तो मेडिसिन कैसे देंगे, कफ पित्त वात के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, ये भी कुछ हम लोग अगले लेवल पर पढ़ेंगे। बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा। इसमें हम लोग बेसिक अभी प्रकृति को अच्छे से समझ रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग। सो आज के लिए फिर रुके। जी Yes, मैम, ma'am. जी, थैंक यू मैम। यस, कल मिलते हैं फिर। नमस्कार सभी को।